हेलो एमए सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स। कल हमने आपको कैटल की पर्सनालिटी थ्योरी के बारे में बताया था और आपको हमने ये कहा था कि नेक्स्ट टॉपिक में हम कैटल की थ्योरी के सबसे महत्वपूर्ण पक्ष की ओर चलेंगे। इनके द्वारा निर्मित 16 व्यक्तित्व 16 पर्सनालिटी फैक्टर 16 व्यक्तित्व कारकों के बारे में बात करेंगे। एक बार आपको एक लाइन याद दिला दें कि कल हमने आपको बताया था कि कैटल ने 17,953 शील गुणों का अध्ययन करके केवल 23 मूल शील गुण ऐसे बताए थे। इन्होंने कारक विश्लेषण से अध्ययन किया शील गुणों का, 17,953 शील गुणों का अध्ययन किया। फैक्टर एनालिसिस, जो कि बहुत ही उच्च सांख्यिकी विधि मानी जाती है, कारक विश्लेषण पद्धति का उपयोग करके इन्होंने बताया कि केवल 23 ऐसे मूलशील गुण हैं जो कि सामान्य व्यक्तियों में पाए जाते हैं और इन्हीं मूलशील गुणों में से इन्होंने 16 शील गुणों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना और इसी 16 शील गुणों के आधार पर कैटल तथा एबर ने एक मापनी तैयार की जिसे कि 16 व्यक्तित्व कारक 16 पीएफ के नाम से जाना जाता है। आज हम आपको इस मापनी के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। यह जो मापनी है, इस परीक्षण का जो उपयोग है वह 17 वर्ष और उससे अधिक से के लोगों के लिए किया जाता है। 16 पीएफ में 16 जो कैटल ने मुख्य कारक बताए हैं उनका मुख्य रूप से मापन किया जाता है। यानी जो 16 शील गुण बताए हैं किसी व्यक्ति विशेष में, यह 16 शील गुण किस रूप में हैं, किस प्रकार से हैं, इस आधार पर इस प्रकार से यह व्यक्तित्व मापनी व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए बड़ी व्यापक परीक्षण है। इस प्रश्नावली में या इस मापनी में ए बी सी डी ई एफ प्रारूप हैं इसके, और प्रारूप ए और बी जो हैं, इसके फॉर्म ए और बी जो हैं वह कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के लिए हैं तथा ई और एफ जो हैं वह कम पढ़े लिखे वयस्क लोगों के लिए हैं। कैटल ने 16 पीएफ का विकासात्मक जो कैटल ने 16 पीएफ दिया है उसका उन्होंने जो फैक्टर एनालिसिस किया है, इसके आधार पर ऐसे 20 कारक ज्ञात किए और बाद में 16 कारक ज्ञात किए। इसी 16 कारकों में के आधार पर इन्होंने परीक्षण में 187 प्रश्न या पदों को रखा है। यह जो सभी पद हैं वह सब 16 कारकों या व्यक्तित्व विमाओं से संबंधित हैं। इस संबंध में हम आपको यह भी बता दें कि इसमें 10 से प्रत्येक कारक से संबंधित 10 से 13 तक प्रश्न हैं और कैटल के अनुसार अब हम इनके सबसे पहले कारक ए पर चलते हैं। इन्होंने एक चीज आपको और बता दें, प्रत्येक कारक के संबंध में उच्च प्राप्तांक और निम्न प्राप्तांक दोनों की व्याख्या भी की है। कारक ए जो है इनका, उसमें इन्होंने निम्न प्राप्तांक पर संयमी, विरक्त, आलोचनात्मक, शांत और उस पर उच्च प्राप्तांक बाह्यगामी, सहृदय, सरल और सहयोगी प्रकार का बताया है। यानी कैटल के अनुसार हम कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कारक ए पर निम्न प्राप्तांक प्राप्त करता है तो वह व्यक्ति सरल, शांत, संयमी, संशयी तथा विरक्त प्रकार का होता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वह अकेले कार्य करता है और कार्य करने में काफ़ी वह
उसकी बारीकियों को ध्यान देते हुए और बड़े ही जिद्दी और कठोरता पूर्वक वह कार्य को करता है। उच्च प्राप्तांक प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो होता है काफ़ी सरल, सहयोगी और अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति कोमल हृदय, दयालु और लोगों पर ध्यान देने वाला होता है और ऐसे व्यवसायों को पसंद करता है जिसमें लोगों के साथ अधिक मिलना जुलना, यानी एक तरह से जिसमें पब्लिक रिलेशन, जन संपर्क वाले कार्य हों, उसमें यह व्यक्ति अधिक सक्षम होता है। पारस्परिक संबंधों में ऐसा व्यक्ति काफ़ी उदार होता है और अपनी आलोचनाओं से बहुत अधिक नहीं डरता है। और इसकी एक विशेष खासियत कैटल ने बताई है कि यह लोगों का नाम याद रखने में भी काफ़ी निपुण होता है। अब हम चलते हैं कैटल की कारक बी पर। कारक बी पर, फैक्टर बी पर, ये कैटल के परीक्षण की बहुत बड़ी विशेषता है। अब तक आप लोगों ने बहुत ही व्यक्तित्व परीक्षणों का प्रयोग किया है, लेकिन कैटल का व्यक्तित्व परीक्षण एक ऐसा व्यक्तित्व परीक्षण है जिसमें इनका फैक्टर भी विशेष स्थान रखता है। तो कारक बी पर जो निम्न प्राप्तांक पाने वाले व्यक्ति होते हैं उनमें विलंब से सीखने, माने कम बुद्धि वाले, निम्न बुद्धि वाले होते हैं। इनमें सीखने की क्षमता कम होती है और सीखने के लिए इनमें क्यूरियोसिटी भी, जागरूकता भी, उत्सुकता भी बहुत कम होती है। जबकि कोई व्यक्ति जो इस पर उच्च प्राप्तांक प्राप्त करता है, ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी विचारों को समझ लेता है और इनके सीखने की गति भी काफ़ी तेज होती है। ये बहुत ही बुद्धिमान होते हैं और इनमें जागरूकता भी अधिक पाई जाती है। कारक सी, कैटल ने कारक सी पर ये बताया है कि फैक्टर सी जो है उस पर कोई व्यक्ति अगर कम स्कोर प्राप्त करता है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं असंतोषजनक परिस्थिति में कुंठा की सहनशीलता इनमें कम मात्रा में पाई जाती है। यानी यह जो है बहुत जल्दी अस्थिर प्रकार के हो जाते हैं। इनमें शीघ्रता से घबराने और साथ ही साथ इनमें स्नायुविक थकान भी बहुत जल्दी महसूस होने लगती है। जबकि इस कारक पर यानी फैक्टर सी पर कोई व्यक्ति यदि हाई स्कोर प्राप्त करता है, उच्च स्कोर प्राप्त करता है, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है इमोशनली मैच्योर्ड होता है, संवेगात्मक रूप से परिपक्व होता है, स्थिर प्रकार का होता है। यानी यह बहुत जल्दी विचलित या घबराने वाला नहीं होता है। और इसके में ऐसे व्यक्ति में ग्रुप मॉडल को, समूह मनोबल को बनाए रखने की क्षमता होती है। इनमें ईगो पावर पाया जाता है, अहम शक्ति पाई जाती है और ऐसे व्यक्ति विभिन्न प्रकार की संवेगात्मक परिस्थितियों में काफ़ी अच्छे बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से अपने आप को एडजस्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कैटल की फैक्टर ई के बारे में। कारक ई पर निम्न प्राप्तांक प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत विनम्र, मृदुल, नम्य प्रकार का होता है। यानी यह व्यक्ति अनुसारक प्रकार का होता है और चीज़ों के लिए जो वास्तविक या सही चीज़ें हैं उनके लिए उत्सुकता भी दिखाता है और दूसरों को रास्ता भी दिखाने वाला होता है, दूसरों को रास्ता, स्पेस देने वाला भी व्यक्ति होता है। लेकिन इस पर जो उच्च प्राप्तांक प्राप्त करने वाले व्यक्ति होते हैं, वह जो होते हैं वह
प्रतिस्पर्धात्मक प्रकार के होते हैं और आपको पता है कि जिन व्यक्तियों में प्रतिस्पर्धा की भावना अधिक होती है वह दूसरों को आगे नहीं जाने देते हैं। ऐसे व्यक्ति हठी भी होते हैं, जिद्दी भी होते हैं और अपने में कोई विशेष मतलब अपने आगे ये दूसरों को बहुत महत्व नहीं देने वाले होते हैं। इनमें आक्रामक अभिप्रेरणा भी पाई जाती है। अब हम बात करते हैं फैक्टर एफ की, कारक एफ की। कैटल ने जो कारक एफ का वर्णन किया है, इस पर कम प्राप्तांक प्राप्त करने वाले व्यक्ति जो होते हैं वह संयमी, कम बोलने वाले, अंतः प्रेक्षण करने वाले यानी स्वयं को ऑब्जर्व करने वाले, अंतर्मुखी प्रकार के और कभी-कभी यह व्यक्ति निराशावादी या कभी-कभी बहुत ज़्यादा इनमें संकल्पशीलता भी पाई जाती है। यह काफ़ी संयम रखने वाले और गंभीर प्रकार के होते हैं। इस कारक पर उच्च प्राप्तांक पाने वाला व्यक्ति जो होता है वह काफ़ी प्रसन्न चित्त रहने वाला, सक्रिय और बेहद मुंहफट प्रकार का, बोलने वाला और लापरवाह प्रकार का होता है। इसमें बहुत ज़्यादा उत्साह होता है, आवेग भी होता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति दयालु भी होते हैं। यानी कुल मिलाकर ऐसे व्यक्ति निश्चिंत, प्रसन्नचित्त और उत्साही प्रकार के होते हैं। अब हम चलते हैं कारक जी पर, फैक्टर जी पर। कारक जी पर जो व्यक्ति कम अंक प्राप्त करता है, ऐसा व्यक्ति अस्थिर उद्देश्य वाला होता है। अस्थिर उद्देश्य वाला यानी अपने उद्देश्य को जल्दी बदलने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति समूह की अपेक्षाओं से थोड़ा अलग रहने वाला होता है और नियमों का उल्लंघन भी कर सकता है। यह स्वार्थी भी होता है और परोपकार को न मानने वाला होता है, यानी कृतघ्न प्रकार का ऐसा व्यक्ति होता है। कारक जी पर अधिक प्राप्तांक प्राप्त करने वाले व्यक्ति जो होते हैं उनमें कर्तव्य की भावना बहुत अधिक होती है। यह अपने आप को काफ़ी मॉरल या कठोर नियमों में रखने वाले होते हैं, कठिन परिश्रम को पसंद करने वाले होते हैं। यह मेहनत करना चाहते हैं और यह संतुलित व्यवहार करने वाले होते हैं। इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि कारक जी पर जो व्यक्ति अधिक अंक प्राप्त करता है उसमें जो सुपर ईगो है वह स्ट्रॉन्ग प्रकार का होता है, उच्च शक्ति भी अधिक होती है, विवेकी भी होता है, नियमबद्ध भी होता है, लेकिन इसका निम्न प्राप्तांक कृतघ्न प्रकार का, नियमों का उल्लंघन करने वाला होता है। अब हम बात करते हैं फैक्टर एच की, कारक एच की। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि इन्होंने कारकों के बारे में जो वर्णन किया है वह कुछ बीच में ऐसा नहीं है कि ABCDEFGHIJ के इस तरह से नहीं है। ये सीरियल आगे आप देखेंगे कि बदला भी है। कारक एच पर जो व्यक्ति कम प्राप्तांक प्राप्त करता है, ऐसा जो व्यक्ति होता है वह काफ़ी शाई टाइप का होता है, लज्जालु प्रकार का होता है, थोड़ा सावधान भी रहता है और इसमें इन्फीरियरिटी की भावना, हीनता की भावना होती है और यह लोगों से
कम संपर्क रखने वाला होता है। एक तरह से कैटल ने यह भी कहा है कि इस पर निम्न प्राप्तांक प्राप्त करने वाला व्यक्ति कुछ कायर प्रकार का भी होता है। अब हम बात करते हैं इसकी उच्च प्राप्तांक की, जिसको कि उच्च प्राप्तांक पर कैटल ने यह कहा है कि उच्च प्राप्तांक प्राप्त करने वाला व्यक्ति सामाजिक रूप से निडर होता है, उन्मुक्त प्रकार का होता है और सामाजिक परिस्थितियों में सुख दुख इन सब के बिना से सुख दुख आदि से थके बिना सहन करने वाला होता है और यह खतरों आदि पर विशेष ध्यान नहीं देता है। इनकी रुचि अपोजिट सेक्स में अधिक होती है, यानी विपरीत लिंगीय रुचि इनमें अधिक होती है। अब बात करते हैं कारक आय की, और इस पर कम प्राप्तांक प्राप्त करने वाले व्यक्ति जो होते हैं वह व्यवहारिक होते हैं। इनमें आत्मविश्वास होता है, बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार पाया जाता है और यह यथार्थवादी होते हैं। इनमें थोड़ा सा यह अविचलित प्रकार के, कठोर और थोड़ा घमंडी प्रकार के भी होते हैं। इस पर जो अधिक प्राप्तांक प्राप्त करने वाले व्यक्ति होते हैं, इनमें डे ड्रीमिंग पाई जाती है, दिवा स्वप्न पाए जाते हैं, कोमल प्रकार के दिखते हैं। यह कलाकार प्रकार मतलब ये इनमें आर्टिस्टिक माइंड ये के होते हैं और थोड़े सुकुमार टाइप के होते हैं, यानी सॉफ्ट, बहुत जल्दी इन पर असर होता है। यह कभी कभी ध्यान आकृष्ट कर सहायता भी चाहते हैं। यह व्यक्ति का ऐसे व्यक्ति अव्यवहारिक और कम धैर्य वाले व्यक्ति होते हैं और समूह कार्य में पीछे और समूह का मनोबल घटाने वाले होते हैं, यानी पहले ही हाथ खींचने वाले नकारात्मक प्रकार के व्यक्ति होते हैं। अब हम एल की बात करते हैं, कारक एल की। कारक एल पर निम्न प्राप्तांक प्राप्त करने वाले व्यक्ति जो होते हैं उनमें ईर्ष्या की भावना नहीं पाई जाती है। ये जल्दी एडजस्ट करने वाले होते हैं, ज़्यादातर प्रसन्न रहते हैं, लोगों से मिलना जुलना चाहते हैं। जबकि इस पर उच्च प्राप्तांक प्राप्त करने वाले व्यक्ति जल्दी दूसरों पर विश्वास नहीं करने वाले होते हैं, अपने आप में लीन रहने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति शंकालु भी होते हैं और इनको किसी भी स्थिति में आप ये सोचिए कि इनको बहका दें या मूर्ख बना दें तो यह मुश्किल होता है। अब हम कारक एम की बात करते हैं। कारक एम पर निम्न प्राप्तांक प्राप्त करने वाले व्यक्ति जो होते हैं वह ऐसे कार्य करते हैं कि जो उचित तरीके से, और इनमें उत्सुकता भी पाई जाती है। आप कोई परिस्थिति ऐसी हो जो एकाएक एक तरह से इमरजेंसी या आपातकाल की हो तो भी यह संभले हुए रहते हैं, जल्दी विचलित नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति थोड़े स्टीरियोटाइप्स होते हैं, रूढ़िवादी प्रकार के होते हैं और इनमें कल्पना ज़्यादा नहीं होती है, बहुत ज़्यादा इमेजिन नहीं करते हैं, यानी वास्तविक प्रकार के होते हैं। इसके ठीक विपरीत उच्च प्राप्तांक प्राप्त करने वाले व्यक्ति जो होते हैं वह कल्पनाशील होते हैं, ज़्यादा कल्पना करने वाले होते हैं, थोड़े लापरवाह प्रकार के भी होते हैं और ज़्यादातर इनमें कई बार कुछ भूलने की आदतें भी होती हैं और इनमें आंतरिक आवश्यकताएं अधिक पाई जाती हैं।
कारक एन। कारक एन पर जो व्यक्ति निम्न प्राप्तांक प्राप्त करता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा एक तरह से इमोशनल, सरल प्रकार का होता है। ऐसे व्यक्ति स्वाभाविक होते हैं और जल्दी ही खुश हो जाने वाले होते हैं। यह व्यक्ति हर परिस्थिति में अधिकतर प्रसन्न, संतुष्ट और स्वाभाविक प्रकार के रहते हैं। जबकि इस पर उच्च प्राप्तांक प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, वह अनुभवी और जितनी भी सांसारिक क्रियाएं हैं, सांसारिक कार्यों में काफ़ी एक्टिव और चतुर प्रकार के होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत बढ़िया एनालिसिस करने वाले और बहुत भावुक प्रकार के नहीं होते हैं। यह बौद्धिक दृष्टिकोण को रखने वाले होते हैं। अब कारक ओ की बात करते हैं। कारक ओ पर, फैक्टर ओ पर जो व्यक्ति कम प्राप्तांक प्राप्त करता है, ऐसा व्यक्ति जो होता है वह सौम्य प्रकार का होता है और परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों का वह सामना कर सकता है, उससे निपट सकता है। इनमें फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है और ये अपने आप को बहुत असुरक्षित प्रकार का नहीं मानते हैं। ये समूह के साथ न देने पर असंवेदनशील और अविश्वास करने वाले हो जाते हैं। जबकि इस पर जो अधिक प्राप्तांक प्राप्त करता है, ऐसा व्यक्ति अवसादी, डिप्रेशन वाला, मूडी प्रकार का, अधिक चिंता युक्त यानी चिंता अधिक करने वाला और कठिन परिस्थिति, जहाँ भी परिस्थिति जरा भी विपरीत हुई, इनकी जो चिंता होती है वो मैच्योर्ड नहीं होती है, वह बच्चों के समान चिंतित होने वाले होते हैं। अभी जैसा कि हमने आपको कहा था कि आप ये मत सोचिएगा कि ABCDEFGHIJ के चल रहे हैं हम। अब हम कैटल के Q1 फैक्टर पर चलते हैं। Q1 पर कैटल ने ये बताया है कि जो व्यक्ति निम्न प्राप्तांक को प्राप्त करता है, ऐसा व्यक्ति जो होता है वो कम उदार प्रकार का होता है। ये विचारों का इनमें स्थायित्व पाया जाता है। इनमें विश्वास और आस्था भी पाई जाती है। ये व्यक्ति जो होते हैं, ये ऐसे तरीके से कार्य करना चाहते हैं जो कि दूसरों के द्वारा मान्य हो और किसी भी नए विचार, क्रियाओं को करने से पहले उसके प्रति सावधान रहते हैं और परंपरा का पालन करने वाले होते हैं। ये बहुत ज़्यादा बौद्धिक विचारों में रुचि रखने की बजाय जो मान्य तरीके से, परंपरागत तरीके से चली आ रही है प्रणालियाँ, उस पर अधिक विश्वास करने वाले होते हैं। कारक Q1 पर अधिक प्राप्तांक प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, वह बौद्धिक मामलों में अधिक रुचि रखने वाले होते हैं, नए और पुराने विचारों पर संदेह करते हैं, कम नैतिकतावादी होते हैं और इनमें अधिक प्रयोगवादी क्षमता पाई जाती है। थोड़े विश्लेषक प्रकार के होते हैं, स्वतंत्र चिंतक होते हैं, आलोचक भी होते हैं और उदारता भी पाई जाती है। अब बात कर रहे हैं कारक Q2 की। कारक Q2 पर जो व्यक्ति कम प्राप्तांक प्राप्त करता है, ऐसा व्यक्ति लोगों के साथ मिलकर कार्य करना और निर्णय लेना पसंद करता है। यानी अकेले कार्य करने या अकेले निर्णय लेने की अपेक्षा
यह दूसरे व्यक्तियों के साथ मिलकर निर्णय लेना पसंद करते हैं और जो भी कार्य ये करते हैं उसको ये चाहते हैं कि वह सोशली अप्रूव्ड हो, सामाजिक अनुमोदन वाला हो, और ऐसे व्यक्ति समूह की सहायता भी करते हैं। जबकि Q2 पर जो व्यक्ति अधिक प्राप्तांक प्राप्त करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वह कोई भी निर्णय स्वयं ले लेते हैं और स्वयं कार्य करने वाले भी होते हैं, और इन लोगों को जरा भी दूसरों के सहयोग और सहमति की परवाह नहीं होती है। अब फैक्टर Q3। कारक Q3 पर कम प्राप्तांक यह बताता है कि जो व्यक्ति है वह समाज की परवाह नहीं करने वाला और बाह्य रूप से ध्यान देने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं कष्ट भी नहीं सह पाते हैं। जबकि कारक Q3 पर उच्च प्राप्तांक प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वह संवेग और व्यवहार पर, इनके इमोशंस पर और बिहेवियर पर, दोनों पर इनका नियंत्रण होता है और यह अपने सम्मान और प्रतिष्ठा पर ध्यान देने वाले होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कारक Q4 की। कारक Q4 पर जो व्यक्ति कम प्राप्तांक प्राप्त करता है वह व्यक्ति शांत, संतुष्ट, सुस्त और कम अभिप्रेरणा वाला होता है। जबकि इसके विपरीत जो व्यक्ति उच्च प्राप्तांक प्राप्त करते हैं उनमें तनाव, उत्तेजना, बेचैनी, अशांतपन आदि पाया जाता है। कैटल द्वारा वर्णित 16 PF के स्कोरिंग के लिए हम स्कोरिंग की का उपयोग करते हैं और स्कोरिंग की से जो फलांकन करते हैं, स्कोरिंग करते हैं, उसके बाद प्राप्तांकों को स्टैन प्राप्तांकों में परिवर्तित करते हैं और स्टैन प्राप्तांकों में परिवर्तित करने के बाद इनका हम ये व्याख्या और विश्लेषण करते हैं कि कितना अंक और किस प्रकार से ये जिस व्यक्ति के ऊपर हमने मापनी का प्रयोग किया है वह किस तरह की विशेषताओं वाला है। इनकी मापनी की, इनके परीक्षण की विश्वसनीयता और वैधता गुणांक सामान्य से उच्च तक पाया गया है। यह जो इनकी 16 PF है इसका इंडियन एडेप्टेशन, भारतीय परिस्थितियों में भी अनुकूलन किया गया है और इसे HD कपूर ने 1970 में किया है। 16 PF परीक्षण एक विश्वसनीय और वैध परीक्षण होने के साथ साथ इसके द्वारा व्यक्तित्व कारकों का मापन बहुत ही शुद्धता के साथ किया जाता है और इसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। इसका उपयोग क्लिनिकल फील्ड में भी किया जाता है, एजुकेशनल फील्ड में किया जाता है, साथ ही साथ व्यावसायिक, औद्योगिक, अनुसंधान क्षेत्र आदि सब में कैटल के इस परीक्षण का उपयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इसका उपयोग निदान और भविष्य कथन में भी इसका उपयोग आसानी से किया जा सकता है। तो स्टूडेंट, कल हमने आपको पर्सनालिटी थ्योरी बताई कैटल की और आज हमने आपको कैटल के 16 PF के बारे में बताया। अब हम चल रहे हैं कैटल के सिद्धांत का मूल्यांकन करते हैं। आपको जैसे कि हर व्यक्तित्व सिद्धांत हम बताते आ रहे हैं कि कोई भी सिद्धांत ऐसा नहीं है जिस पर कुछ टिप्पणियां न हुई हों।
कैटल के जो कारक विश्लेषण सिद्धांत है, यह अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है और कैटल ने जो कारक विश्लेषण फैक्टर एनालिसिस जैसी महत्वपूर्ण सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया है, इसके कारण फैक्टर एनालिसिस एक बहुत ही अच्छी सांख्यिकी विधि है। यही कारण है कि इसके द्वारा जो इन्होंने उपयोग करके शील गुणों का विश्लेषण किया है, इसलिए इनका जो सिद्धांत है बहुत साइंटिफिक थ्योरी मानी जाती है, बहुत ही वैज्ञानिक सिद्धांत माना जाता है। हॉल और उनके सहयोगियों ने ये कहा है कि कैटल के सिद्धांत की मुख्य विशेषता यह है कि इन्होंने सांख्यिकी विधियों की सहायता से व्यक्तित्वशील गुणों का मापन किया है। स्रोतशील गुण के संबंध में जो कैटल का योगदान है वह बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। कैटल ने शील गुण के अध्ययन के लिए जिन विधियों का विकास किया है वह व्यक्तित्व के अध्ययन में बहुत ही सहायक हैं, ऐसा हॉल ने 1998 में कहा है। बैरन ने भी 1982 में ये कहा है कि कैटल का व्यक्तित्व कारक विश्लेषण सिद्धांत अगर हम रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शोध अध्ययनों की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। इस सिद्धांत के कारण ही अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण शोध अध्ययन स्रोतशील गुणों पर हुए हैं और आज भी कैटल के सिद्धांत पर अनेक अध्ययन हो रहे हैं। कैटल के सिद्धांत के बारे में यह भी कहा जाता है कि जहां एक ओर यह सिद्धांत मनोविश्लेषण के सिद्धांत से प्रभावित है, वहीं यह सिद्धांत उच्च सांख्यिकीय और गणितीय सिद्धांतों पर भी आधारित है। आपने मनोविश्लेषण सिद्धांत भी पढ़ा है और आपने उसकी यह एक बहुत बड़ी कमी भी पढ़ी थी कि उसमें किसी सांख्यिकी विधि का उपयोग नहीं किया गया था। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जहाँ कैटल ने मनोविश्लेषण की कुछ अच्छाइयों को ग्रहण किया है, वहीं उच्च सांख्यिकी विधियों का उपयोग किया है। तो इस कारण से कैटल का सिद्धांत बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। कैटल ने व्यक्तित्व के विकास में किसी एक कारक या किसी एक पक्ष को महत्व नहीं दिया है। कैटल ने व्यक्तित्व के विकास में वंशानुगत, सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक कारकों को महत्व दिया है। यानी कैटल ये मानते हैं कि व्यक्तित्व जो है किसी एक कारक या एक पक्ष का परिणाम नहीं है, इस पर अनेक कारकों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए कैटल द्वारा यह किया गया अध्ययन जो कि व्यक्तित्व के संबंध में विभिन्न कारकों को महत्व देने वाला है, ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है। कैटल के सिद्धांत का एक विशेष गुण यह भी हम कह सकते हैं कि इस सिद्धांत के आधार पर व्यक्तित्व की संरचना का न केवल सैद्धांतिक अध्ययन नहीं किया गया है, बल्कि इन्होंने जो उसका मापन किया है, जो शील गुणों का मापन किया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण मापन है। और अभी हमने आपको जो 16 PF के बारे में बताया, यह परीक्षण अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए कैटल के जो व्यक्तित्व सिद्धांत है उसे केवल थियोरेटिकल वे में हम नहीं देख सकते हैं, बल्कि कैटल का सिद्धांत
बहुत ही व्यवहारिक और महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। अब इतनी खूबियां तो हमने बताई, विद्वानों ने बताई, लेकिन कैटल के सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी हैं। आलपोर्ट 1961 ने कैटल के सिद्धांत की आलोचना की है और कहा है कि कैटल का व्यक्तित्व सिद्धांत फैक्टर एनालिसिस पर आधारित है और इससे मात्र जो है केवल हम तथ्य को एकत्रित कर सकते हैं और ऐसे तथ्यों को एकत्रित कर सकते हैं जिसका व्यक्ति के साथ वास्तविक संबंध नहीं होता है, क्योंकि आलपोर्ट ने यह कहा है कि जो सांख्यिकी विधियां होती हैं वह औसत पर आधारित होती हैं। यानी कैटल के सिद्धांत पर यह आलपोर्ट ने आलोचना की है कैटल के सिद्धांत की कि इससे एक पूर्ण व्यवहारिक या वास्तविक वर्णन उपलब्ध नहीं होता है, बल्कि इस विधि के द्वारा तथ्य संग्रह करने का कार्य किया जाता है, जो कि बहुत वास्तविक इन्होंने नहीं माना है। हॉल और उनके सहयोगियों 1998 ने लिखा है, कैटल ने जो प्रयोगात्मक अध्ययन किए हैं और जो उन्होंने व्यक्तित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है उनमें बहुत डिफरेंस नहीं दिखाई देता है। इन्होंने अपने सिद्धांत के समर्थन में अनेक अध्ययन किए हैं, जिनमें कि कारक विश्लेषण सबसे अधिक है और इनके सिद्धांत में अध्ययन की बात अधिक है और सिद्धांत की कम। यानी इसको हम इस तरह से ले सकते हैं कि हॉल ने ये कहा है कि कैटल का जो व्यक्तित्व सिद्धांत है वह सिद्धांत कम है, अध्ययनों पर अधिक आधारित है। कैटल ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है उसका जो वर्णन किया है वह बहुत कम है और उसके अध्ययनों और प्रयोगों का वर्णन अधिक है। इन्होंने अपने सिद्धांत में व्यक्तित्व की संरचना को अधिक अच्छे ढंग से बताया है, लेकिन व्यक्तित्व की गतिकी और व्यक्तित्व के विकास का सैद्धांतिक वर्णन उतना अच्छा या स्पष्ट नहीं किया है। यानी जितना अच्छा कैटल ने व्यक्तित्व की संरचना के संरचनात्मक पक्ष को बताया है, कैटल के सिद्धांत में उतना अच्छा व्यक्तित्व गतिकी की व्याख्या नहीं की गई है। साथ ही साथ कैटल के सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि कैटल की व्यक्तित्व सिद्धांत की सहायता से सामान्य व्यक्तियों के व्यक्तित्व की व्याख्या जितने अच्छे ढंग से की जा सकती है उतने अच्छे ढंग से असामान्य व्यक्तित्व की व्याख्या नहीं की जा सकती है। क्योंकि जब भी हम कोई भी पर्सनालिटी थ्योरी पढ़ते हैं तो उस व्यक्तित्व सिद्धांत का एक पक्ष यह होता है कि यह व्याख्या करे कि किस प्रकार से सामान्य व्यक्तित्व विकसित होता है और कौन से ऐसे फैक्टर या कारक हैं जिसके आधार पर एबनॉर्मल पर्सनालिटी या असामान्य व्यक्तित्व डेवलप होता है। तो कैटल के सिद्धांत के संबंध में मनोवैज्ञानिकों का ये कहना है कि इनके सिद्धांत के आधार पर सामान्य व्यक्तियों के व्यवहार की व्याख्या तो हम अच्छे ढंग से कर सकते हैं, किंतु असामान्य व्यक्तित्व की व्याख्या अच्छे ढंग से नहीं कर सकते। कैटल के सिद्धांत के बारे में चाहे कितनी भी आलोचनाएं हों, चाहे कितने भी आक्षेप हों, हमने भी जो अब तक हम लोगों ने, हमने का मतलब स्टूडेंट, हम और आप,
दोनों ने जो सिद्धांत पढ़ा है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कैटल ने अपने सिद्धांत में अध्ययनों को विशेष महत्व दिया, वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया, उच्च सांख्यिकी पद्धति को अपनाया, अनेक शोध कार्यों को महत्वपूर्ण दिशा प्रदान की। तो इसलिए कैटल का जो व्यक्तित्व सिद्धांत है और इनके द्वारा वर्णित 16 पीएफ बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस संबंध में आपको जो भी प्रश्न करना होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स।